हेलो यशोदा फैमिली, दिस इज़ सोनल अरोरा एंड आज हम एक बहुत ही अमेजिंग डॉक्टर के साथ हैं जो कि हैं डॉक्टर प्रदीप प्रकाश, who is a very senior consultant and head of department urology, uro-oncology and robotic surgery. So first of all sir, I would like to welcome you. Thank you that आप हमारे साथ हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए। जैसे कि सर पहले के टाइम में जो भी सर्जरीज होती थी वो या तो लैप्रोस्कोपिक होती थी या ओपन सर्जरीज होती थी। आज एडवांसमेंट साइंस का इतना ज़्यादा है। हम यहाँ यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट में हैं जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव केयर है, कैंसर ट्रीटमेंट कम्प्लीटली फ्रॉम डायग्नोसिस टू ट्रीटमेंट। तो जो चेंजेस मेडिकल साइंस ने किए हैं जिससे कैंसर इज़ क्योरेबल, ये जो एक जो हम टैगलाइन यूज़ कर रहे हैं कि कैंसर अब एक डेथ सेंटेंस नहीं है, उसमें बहुत नया एडवांसमेंट है रोबोटिक सर्जरी। सो आज सर हमारा जो रीज़न है यहाँ साथ आने का वो ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ हर उस इंसान के लिए जिसके आसपास या वो अगर कैंसर से किसी भी तरीके से पीड़ित है तो रोबोटिक सर्जरी का क्या रोल है। बहुत सारे मिथ्स हैं सर, बहुत सारे डाउट्स हैं उसके बारे में जिन्हें आज हम क्लियर करेंगे। सो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली। Thank you Sonal for having me here. Robotic surgery is a very exciting development जो कि पिछले 20 सालों में जो कि हुई है। 2000 के आसपास ये रोबोटिक सर्जरी की स्टार्टिंग हुई थी। रोबोटिक सर्जरी की स्टार्टिंग ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली कि ये स्टार्टिंग तो हुई थी वो एक्चुअली कार्डियक सर्जरी के में एप्लीकेशन के लिए, बट समहाउ ये इसका रोल सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट में पाया गया, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है, जो उसकी सर्जरी होती है बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। प्रोस्टेट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट लोकेशन में सिचुएटेड होता है जो कि हमारी बॉडी के पेल्विक एरिया में बिल्कुल एकदम डेप्थ में बोन्स के बिल्कुल नीचे होता है, जहाँ तक इवन ओपन सर्जरी में भी एक अच्छा विजन नहीं मिलता, बहुत ही मुश्किल से पहुँच पाते हैं। और स्पेशली जो उसकी सर्जरी के दौरान और जो यूरिनरी रिकन्स्ट्रक्शंस वगैरह में ना ही ढंग से उसमें टाँके आ पाते थे और ख़ासकर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये सर्जरी बहुत ही चैलेंजिंग सर्जरी में मानी जाती थी और इसके रिजल्ट्स बहुत ही पुअर थे। रोबोटिक सर्जरी ने इन रिजल्ट्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया और प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट ने ही एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी को इस्टेब्लिश किया। तो इन समरी हम ये बोल सकते हैं कि येस, यूरोलॉजी इज़ द फील्ड जिसने रोबोटिक सर्जरी को इस्टेब्लिश किया। अब बहुत ही जो कॉमन लोगों की जो मन में भ्रांति है और जो मन में डर है कि रोबोटिक सर्जरी है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि सर्जन बैठा रहता है और रोबोट ऑपरेट कर रहा होता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि सब कुछ ऑटो मोड में चल रहा है। तो लेट अस सबसे पहले उस मिथ को क्लियर करते हैं। रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली बहुत ही स्पेशलाइज्ड फॉर्म है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में क्या होता है, पहले ब्रीफली सर्जरी 3 तरह की होती है आज के ज़माने में। ओपन सर्जरी जो ट्रेडिशनल ओपन सर्जरी होती है बड़े चीरे के साथ। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जब आई तो वही छोटे इंसिजन के साथ मॉनिटर पे देख के कैमरे की विजन से उसको उस सर्जरी को करने की विधि को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोली जाती है। जो रोबोटिक सर्जरी है ये एक्चुअली में रोबोटिक असिस्टेड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। मतलब ये एक्चुअली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जैसी ही होती है, छोटे छेदों से कैमरे के विजन में देख के, बट जो कैमरा का कंट्रोल और जो इंस्ट्रूमेंट का जो कंट्रोल है वो सारा एक रोबोटिक कंसोल पे सारा होता है, जिसका कंट्रोल सर्जन के हाथ में होता है। सर्जन जैसे आप वीडियो गेम्स में देखते हो जैसे जॉयस्टिक्स होते हैं, ऐसे ही उसके रोबोटिक कंसोल का कंट्रोल एक जॉयस्टिक की तरह होता है जो कि सर्जन के हाथ में होता है। जैसे जैसे सर्जन अपने हाथ मूव करता है वैसे वैसे रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर ये मूव करते हैं। सो अल्टीमेटली सर्जरी सर्जन ही कर रहा होता है, ये बस सर्जरी करने का एक तरीका डिफरेंट है जिसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 15 टाइम मैग्नीफिकेशन होता है जो नॉर्मल विजन हमारी नेकेड आई का जो विजन होता है उससे। दूसरा जो मोशन हमारे जो नॉर्मल हाथ के मूवमेंट में जो एरर्स होते हैं या जो ट्रेमर्स होते हैं, ये सारे मूवमेंट्स उसमें वो फिल्टर होते हैं। सो जो भी हम उसके सर्जिकल जो भी इंसिजन्स लेते हैं या जो भी हम उसमें फ्यूचर्स लेते हैं, यह सारा कुछ ये सब बहुत ही हाईली एक्यूरेट होता है। प्लस रोबोटिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दे कैन रीच इन द डिफिकल्ट टू रीच एरिया लाइक स्पेशली इन पेल्विक सर्जरी। दैट इज़ वाई रोबोट आज की डेट में यूरोलॉजिकल एंड स्पेशली गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, इस्तेमाल किया जा रहा है।
सर एक आपने बहुत ही यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने खुद यहाँ पे डिस्कस किया कि ये मिथ बहुत ज़्यादा है लोगों में। हमसे सब पूछते हैं कि रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये है कि सर्जन तो बाहर ही चला जाता होगा और कोई रोबोट ही कर रहा है, जो कि इन जनरल एक जो नॉलेज है वो यही है लोगों को। सो ये जो पॉइंट है सर आपका कि रोबोट की जगह सर्जन साथ होता है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, बहुत कम कट्स होंगे या बहुत कम ब्लीडिंग होगी, या सर्जन के जो हैंड मूवमेंट है वो नहीं होंगे। आई थिंक यही वो एडवांसमेंट है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे रोबोटिक सर्जरी की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर रहे हैं, जैसा कि हम यहाँ पे भी देखते हैं। सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इस करंट एरा में क्या रोबोटिक सर्जरी का रोल, जैसा कि अभी आपने बताया, यूरोलॉजिकल और गायनिकोलॉजिकल कैंसर्स में बहुत ज़्यादा है, क्या और कैंसर्स में या इन जनरल सर्जरीज में नहीं है? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहीं, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोबोट जैसे जो सर्जन जो ट्रेन लैप्रोस्कोपिक सर्जन्स होते हैं उनके लिए जैसे मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी से सर्जरीज करना, जैसे हम लोग रेगुलरली किडनी की सर्जरी, नेफ्रेक्टमी करते हैं, किडनी निकालने की सर्जरी करते हैं, एब्लेटिव सर्जरी, एब्लेटिव कैंसर सर्जरी जिसमें जो पार्ट है बस उसको निकालना है, अगर वो सब चीज़ें एक ट्रेंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन लैप्रोस्कोपिक विधि से भी कर सकता है। लेकिन जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट है, जो रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो कॉम्प्लेक्स जो मैन्यूवर्स चाहिए, जो कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बहुत ही डिफिकल्ट है, रोबोट उन मैन्यूवर्स को ईजी बनाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई सर्जन जो कि ओपन सर्जरी में ही ट्रेंड है, जिसने कभी भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं करी, तो रोबोट उन सर्जन को ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करने में मदद प्रदान करता है, उनके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को बहुत ही ईजी बनाता है। सो इवन जिन सर्जन ने कभी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग नहीं ली, वो लोग भी रोबोट की मदद से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। सो ये एडवांसमेंट रोबोटिक सर्जरी को अपने आप में ये एक्यूरेट बनाती है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट अब हर जगह ओपन सर्जरी, अब कई बहुत ही कम सेंटर्स में मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ के लिए ओपन सर्जरी होती है। एग्जैक्टली। सर एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा सब पूछते हैं हम लोगों से आके कि रोबोट की जब हम वो बताते हैं कि क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, उसमें हम ये सब चीज़ें मेंशन करते हैं कि आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, रिकवरी टाइम कम होता है। तो सर क्या ये सच है? रिकवरी टाइम का क्या प्रोसेस है? अगर हम डेडिकेटेडली यूरोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में बात करें या प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, तो उसमें रिकवरी टाइम एक पेशेंट का आफ्टर रोबोटिक सर्जरी क्या होगा? सूरज, जैसे देखिए, अगर हम प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा की जाने वाली रोबोटिक सर्जरी में से है, जो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होती है, दुनिया भर में ये एस्टिमेटेड है कि दुनिया भर में 3 लाख से ज़्यादा सर्जरी हर साल रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी की जाती है। पहले जब रोबोटिक सर्जरी की नहीं होती थी, जब ये ओपन इंसिजन से होता था, तो एक बड़ा इंसिजन पेशेंट को मिलता था, ब्लड लॉस 1 लीटर से कम ब्लड लॉस तो इस सर्जरी में होती ही नहीं थी। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें पेशेंट 1 हफ्ते तक कम से कम बेड पे ही रहता था, और ये सारी चीज़ों को मिला जुला के अल्टीमेटली पेशेंट मिनिमम 8 to 10 डेज बाद ही घर जाता था। जब रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी के बाद आज मिनिमम ब्लड लॉस के साथ, जैसे रफली हमारा एक एवरेज ब्लड लॉस 200-300 ml से ज़्यादा नहीं होता है, एकदम एक्यूरेट सूचर्स आते हैं, जो हम यूरिन का रास्ता रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, और छोटे इंसिजन्स की वजह से जब अर्ली रिकवरी होती है तो पेशेंट 3 से 4 दिन में घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, और इनफैक्ट हाई वॉल्यूम सेंटर्स में तो 48 आवर्स के बाद ही पेशेंट घर चला जाता है। तो रोबोटिक सर्जरी के बाद हम पेशेंट को नेक्स्ट डे बिल्कुल नॉर्मल डाइट दे देते हैं, जो कि ओपन सर्जरी में कभी भी पॉसिबल नहीं थी। राइट सर, मैं ये भी पूछना चाहती थी आपसे, नेक्स्ट मेरा सवाल एक्चुअली यही था कि क्या रोबोटिक सर्जरी में या सर्जरी के बाद जो जैसे एक नॉर्मल सर्जरी के प्रिकॉशंस होते हैं, उन्हें डाइट का प्रिकॉशन रखना है, मूवमेंट नहीं करना है, तो क्या रोबोटिक सर्जरी के बाद इन सब चीज़ों को सेम तरीके से रखना है या मूवमेंट किया जा सकता है? रोबोटिक सर्जरी के बाद, रोबोटिक सर्जरी में जो अगेन जो छोटे इंसिजन्स की बात है, जैसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में होती है, इवन आजकल जैसे हम 5-6 घंटे की सर्जरी जो करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए, इवन किडनी कैंसर के लिए, उन सब में हम पेशेंट को इवन एट द सेम नाइट ऑफ सर्जरी समटाइम्स हम लिक्विड डाइट दे देते हैं, और नेक्स्ट डे हम पेशेंट को बिल्कुल नॉर्मल डाइट देते हैं, एंड पेशेंट आर एक्चुअली रेडी टू गो होम आफ्टर 48 आवर्स। वो बस हम लोग सब केयर के लिए हम 1 आध दिन एक्स्ट्रा रखते हैं, नहीं तो अदरवाइज पेशेंट आर फिट टू गो होम इन 48 to 72 आवर्स।
दैट्स अमेजिंग सर। आई थिंक ये एक साइंस का बहुत बड़ा एडवांसमेंट है कि जहाँ पहले एक सर्जरी से पहले इंसान डरा हुआ होता है। ये हम हमेशा से सुनते हैं कि हॉस्पिटल में जाकर रहने में अपने आप ऑटोमेटिकली वो फियर डेवलप होता है। तो अगर सर्जरी के बाद या कैंसर जैसी कोई सर्जरी के बाद अगर पेशेंट 48 आवर्स में वापस जा सकता है, आई थिंक दिस इज़ अ बून टू द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एंड कैंसर के जो भी सारे ट्रीटमेंट्स हैं। रोबोटिक, जैसे आपने पूछा कि रोबोट से अदर कैंसर्स में क्या रोल नहीं है, डेफिनेटली हर उस कैंसर में रोबोटिक सर्जरी का रोल है जो कि लैप्रोस्कोपिक विधि से, जो भी एब्डोमिनल कैंसर्स हैं जिसमें जहाँ भी रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर आंतों के कैंसर में अगर आंतों के काट के अगर जोड़ने की ज़रूरत है, रोबोटिक सर्जरी का वहाँ पे रोल है। गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में हमने डिस्कस किया। किडनी के कैंसर में जहाँ हम कई बार पार्शियल नेफ्रेक्टमी करते हैं, जैसे किडनी से सिर्फ ट्यूमर निकाल के हम किडनी को बचाते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये सारी सर्जरी में रोबोटिक सर्जरी इज प्रूवन टू बी बेटर देन ओपन सर्जरी इन करंट एरा। एंड ये सिर्फ कुछ जर्नल्स की या कुछ आर्टिकल्स की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड लाखों मरीजों की डेटा पे ये बेस्ड है एंड इट इज़ नाउ प्रूवन। सर एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ, क्या रोबोटिक सर्जरी सेफ़ है? क्योंकि एक कंसोल है, एक आर्म है, रोबोटिक आर्म जो मैंने देखा है, हमारे पास हाइब्रिड ओटीज़ हैं, तो क्या वो सब सेफ़ है एक पेशेंट के लिए? ये रोबोटिक सर्जरी बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी करने के लिए भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फेलोशिप्स होते हैं, कम से कम 1 या 2 साल की ट्रेनिंग लेते हैं सर्जन, तभी जाके लोग रोबोटिक सर्जरी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्जन जिसने जो ओपन सर्जरी में ट्रेन है वो ऐसे ही जाके रोबोटिक सर्जरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। सर्जन्स आर प्रॉपरली ट्रेंड और उसके सारे इवन रोबोटिक सिस्टम को हम समझते हैं। उस सिस्टम को अगर उस सिस्टम में कुछ अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को डील करना भी हम सीखते हैं ड्यूरिंग आवर फेलोशिप्स। तो इट इज़ कोई भी सर्जन जब रोबोटिक सर्जरी करने जाता है तो वो पहले एक रिगरस ट्रेनिंग से गुजरता है, उसके बाद ही वो सर्जरी करता है। तो डेफिनेटली इट इज़ कम्प्लीटली सेफ एंड द एक्यूरेसी ऑफ रोबोटिक सर्जरी मेक्स इट एक्चुअली सेफर देन ओपन सर्जरी। अमेजिंग सर, क्योंकि आप एक डेडिकेटेड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं हमारे यशोदा इंस्टीट्यूट में, बहुत प्रिसाइसली मैं जानना चाहूँगी क्या रोल है रोबोटिक सर्जरी का यूरोलॉजिकल कैंसर्स में? सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के अलावा भी सर बहुत सारे यूरोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, क्या रोल है? देखिए सोनल, यूरोलॉजिकल कैंसर्स में तो एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी इज़ लाइक कम्प्लीटली स्टैब्लिश्ड, चाहे वो किडनी का कैंसर हो, जिसके लिए अगर इवन बड़े ट्यूमर्स के लिए, इवन कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर्स के लिए, इवन जिनमें किडनी का कैंसर निकल के एकदम खून की नसों में भी चला जाता है, हम रोबोटिक सर्जरी की मदद से हम उनको उस ट्यूमर को निकाल के और हम इवन बड़े खून की नसों को भी हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे पार्शियल नेफ्रेक्टमी की हमने बात करी कि सिर्फ हम किडनी में से सिर्फ ट्यूमर निकालते हैं और किडनी को रिकंस्ट्रक्ट करके किडनी को सेव करते हैं। ये सर्जरी बिना रोबोटिक सर्जरी के, जैसे ओपन सर्जरी में इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, रोबोटिक सर्जरी इसको बहुत ही सीमलेस बनाता है। एंड अगेन आज की डेट में ये प्रूवन है दैट रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी के रिजल्ट्स जो किडनी फंक्शन पे और इवन अदर ऑन्कोलॉजिकल आउटकम पे ये ओपन सर्जरी से सुपीरियर है। इसके अलावा ब्लैडर कैंसर में जहाँ रोबोटिक रेडिकल सिस्टेक्टमी एक अपने आप में ही एक चैलेंजिंग ऑपरेशन है, 10 से 12 घंटे का वो ऑपरेशन होता है। उसके बाद आंतों से जहाँ पे हम ब्लैडर रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ये सर्जरी पे भी अगेन रोबोटिक सर्जरी गिव्स द पेशेंट दैट बेनिफिट कि वो ये सारे काम छोटे इंसिजन से हो पाए और पेशेंट अगेन 48 to 72 आवर्स में पेशेंट एकदम रिकवर होकर चलने फिरने की हालत में आ जाता है, जो कि ये सर्जरी में ट्रेडिशनली 7 डेज से पहले तो खाना पीना कभी दिया ही नहीं जाता था पहले। इसके अलावा और भी जैसे टेस्टिकुलर कैंसर है, पिनाइल कैंसर है, ऑलमोस्ट एवरी यूरोलॉजिकल सर्जरी में देयर इज़ अ रोल ऑफ रोबोटिक सर्जरी। जो जहाँ पे डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज हैं वहाँ पे डेफिनेटली सब रोबोटिक सर्जरी करूँगा। थैंक्स सर, बहुत ही क्लैरिटी इस चीज़ से मिली है। सो आई थिंक सर का आज ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। जो लोगों के मिथ्स हैं, आई एम वेरी होपफुल कि कुछ हम क्लियर कर पाए होंगे। सर आगे भी हम इसी तरह लोगों के जो भी क्वेरीज होंगे जो हम तक आते रहते हैं या जो लोग हमसे पूछते हैं, हम उन्हें लेकर आपके साथ और भी वीडियोस कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।